नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जब से बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का ऐलान किया है तब से बिहार के लोग काफी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आगे आगे क्या कुछ होगा, क्या वाकई में सरकार उनसे उनकी जमीन तो कहीं छीन नहीं लेगी। तो देखिए, हमारे पास भी आप लोगों ने कई तरह के प्रश्न पूछे हैं, जानने की कोशिश की है कि आखिर इस मुद्दे पर क्या कुछ होगा। तो आज हम आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि लोग काफी परेशान हैं, लोग काफी डरे हुए हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए उनके सवाल हम आपसे पूछते हैं और जवाब लाजिम है कि आप ही दीजिएगा। देखिए, पहला सवाल जो उन्होंने किया है वो सवाल ये है कि पुराना खतियान मेरे पूर्वज के नाम से है और बाद में गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे अपने गिरफ्त में लेकर जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जमीन लिखवा दी है। वो जमीन क्या मेरे नाम से खतियान में दर्ज होगी? पहली बात तो जो सवाल आपके आए हैं, बहुत सारे जब आपका लोकल स्टेज पर सॉल्यूशन समाधान उसका होगा। हम कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, हर एक प्रश्न का उत्तर हमारे पास, लेकिन जानकारी जितना हद तक हमारे पास है वो उतना जवाब को हम दे सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं, जो इंडिविजुअल समस्याएं, उनका निदान वहीं जो काउंसलिंग सेंटर लग रहा है ब्लॉक में, वहीं पर निदान होगा। अधिकतर समस्याओं का निदान सर्वे 2024 में कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जमीन लिए हुए है कोई व्यक्ति और गलत ढंग से लिखा लिया और खतियान में अगर आपका नाम दर्ज है, जो खतियान बदलने की शक्ति को गलत लेने वाले के हाथ में नहीं है। अगर किसी ने गलत ढंग, जमीन में क्या होता है, रजिस्ट्री करा ले, कहीं से ले ले, लेकिन जो इसको टाइटल वर्ड कहते हैं या हिंदी में अधिकारिता कहते हैं, टाइटल उसी को कहते हैं कि अगर जमीन जहां से आपको आई है, चाहे आपने परचेज किया या विरासत में मिला या दान में मिला या गिफ्ट में मिला, वो देने वाले के पास उसकी शक्ति थी कि नहीं, उसका अधिकार था कि नहीं। अगर उसने गलत ढंग से लिया और आपकी जमीन आप कह रहे हैं हमने किसी को नहीं दी है, तो खतियान में आपके पूर्वज का ही नाम दर्ज होगा। नाम दर्ज होगा। अगर उसने कहीं से कबाला करा लिया और जमाबंदी भी करा लिया, तो इस बात को आप DCLR के यहाँ जा करके पेश करिएगा, अपील करिएगा। नहीं होगा तो सिविल कोर्ट से आपका निर्णय होगा। लेकिन जमीन अगर आपकी है तो खतियान बदलने की शक्ति उनकी नहीं होगी। खतियान में आपके पूर्वज का नाम ही होगा। और जमीन कहाँ ट्रांसफर हुई, किसने ट्रांसफर किया और जिसने ट्रांसफर किया उसको अधिकार था कि नहीं था। अगर नहीं अधिकार था और जो आप बोल रहे हैं वो सही है, तो किसी हालत में जमीन आपकी नहीं जाएगी। थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा लड़ना पड़ेगा, लेकिन वीर भोग्य वसुंधरा वाली कहानी है। जमीन है, संपत्ति है, तो कुछ तो युद्ध करना पड़ेगा आपको। जमीन है, संपत्ति है, तो उसको लेने के लिए कुछ तो युद्ध करना पड़ेगा आपको। चलिए, अब दूसरे सवाल का रुख करते हैं। दूसरा सवाल ये है वकील साहब कि अगर गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम जमीन अगर किसी को जमींदार ने दिया 1937 में और आज भी ऑनलाइन शो हो रही है, रसीद भी कट रही है, उनका खतियान सरकार सर्वे में लेगी या नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। इस बात को हमने पहले वाले वीडियो में भी स्पष्ट कर दी। जो गैर मजरूआ खास जमीन है और रैयती जमीन है, जिनकी विवरणी जमींदार ने बिहार भूमि सुधार कानून 1950 आने के बाद जो जमींदारी उन्मूलन हुआ था 1952 से 58 के बीच में, जिनका जैसा गजट नोटिफिकेशन हुआ और खत्म हुआ, उसमें विवरणी मांगी गई थी कि आपके पास जो रैयती जमीन है, जिस पर लगान आप दे रहे हैं या लगान आप ले रहे हैं, उसी जमीन का वैसे रैयतों की सूची हमें उपलब्ध करें। उसमें बकास जमीन जो कहा उसकी भी सूची उन्होंने मांगा गया था। अगर आपका कहीं नाम उसमें दर्ज है रैयती में और लगान भी आप दे रहे हैं, तो बिल्कुल है कि आप ही का जमीन रहेगा, आप ही की जमीन वो रहेगी। देखिए, अगला प्रश्न भी है, साफ साफ इसमें कहा गया है कि जिसका हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, वैसी जमीन
का क्या होगा? मामला चल रहा है और उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है। या हाई कोर्ट गया होगा तो पहले नीचे वाले सिविल कोर्ट से हो चुका होगा। एज ऑन डेट जो स्टेटस है, और हाई कोर्ट का कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं है, तो आज का जो स्टेटस है वही दर्ज होगा। बहुत होगा तब युक्ति कॉलम में यह भी लिख दिया जाएगा कि हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, लेकिन उस तिथि को जो स्थिति जमीन की है वही दर्ज किया जाएगा, उसी को अधिकार मिलेगा। उसी को अधिकार मिलेगा। कोर्ट का डिसीजन अगर हो जाएगा जिसके फेवर में होगा तो उसका होगा। अच्छा, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन हो जाएगा और जिसके पक्ष में होगा तो फिर जमीन उसी की होगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दो भाई में अगर एक भाई ने अपना शेयर बहुत पहले बेच दिया और एक भाई का शेयर बचा हुआ है तो उसका क्या होगा? उसका रहेगा, जिसने बेचा उसका चला गया, जो नहीं बेचा उसका रहेगा। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। और कोई सामान आप बेचा ही नहीं तो आपकी एक भाई है तो रहेगा। अगर आपके भाई ने दो आपकी जमीन भी बेच दी तब बात दूसरी है। तब क्या होगा? वो साथ में फिर केस लड़ना पड़ेगा, आपको अपने भाई से लड़ना पड़ेगा। उसको 420 केस करके जाकर क्रिमिनल केस भी होगा, सिविल केस भी, दोनों केस होगा उसमें। दोनों केस होगा, फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल है वकील साहब कि ये वंशावली क्या ब्लॉक से बनवाना होगा या खुद ही फॉर्म में भर देना होगा? वो जो मैंने बताया था जी। ये क्या नाम है, dlrc.bihar.gov.in साइट पर आप जाएंगे, उसमें 2 फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है, डाउनलोड के भी कर सकते हैं। उसमें फॉर्म 3 में वंशावली दिया हुआ है, पूरा उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। आप जाकर के वंशावली वहां पर अपना उद्घोषणा करें, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दें। न तो ब्लॉक से बनवाना है, न तो आपको सरपंच से बनवाना है, न मुखिया बनवाना, न नोटरी करवाना है, कि न किसी से, अपना ही उद्घोषणा आपको देना है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कहीं कोई दो मत नहीं है। आपने समझ लिया कि क्या कुछ करना है वंशावली वाले मामले में। देखिए अगला सवाल है वकील साहब की जो जमीन 50 बता दें कि वंशावली में जमाबंदी में जहां जिनका अभी नाम है, जिस पूर्वज का, वहीं से स्टार्ट करिएगा वंशावली को, वहीं से स्टार्ट करना होगा वंशावली को। देखिए अगला सवाल है वकील साहब की जो जमीन 50-60 साल पहले खरीदी गई है और कब्जा भी है मगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? आप जाएंगे ब्लॉक में, सर्किल ऑफिस में जाएंगे, दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे और दाखिल खारिज पुराने समय से लगान जोड़ करके उस पर जो टैक्स होगा और उसमें जो कुछ पेनाल्टी होगा, दंड की राशि जमा करेंगे, दाखिल खारिज आपके नाम से हो। मतलब कि पेनल्टी जमा करना होगा? जी, दाखिल खारिज बहुत ज्यादा नहीं लगता है। दाखिल खारिज जमाबंदी को ही बोलते हैं, और जिसको दाखिल खारिज का मतलब यह है पोजीशन नहीं होता। दाखिल खारिज मतलब मोटेशन और जमाबंदी रजिस्टर टू जो भी बोलते हैं उसी को बोलते हैं। तो दाखिल खारिज आप वहां जाएंगे, लगान रसीद कट जाएगी। अगर आपके नाम से जमीन है तो आपका वो उसमें दर्ज भी है, 50-60 साल से है, आपका मालिकाना हक कायम है, तो कोई केवल लगान के लिए जमीन किसी की नहीं जाएगी। केवल लगान के लिए किसी की जमीन नहीं जाएगी। देखिए अगला सवाल है कि एक बड़ा खेत है जो कई लोगों की खेत को खरीद कर बनाया गया है मगर उसका केवाला और कोई कागजात नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करना होगा अपना दावा पेश करने के लिए? अगर आपको समय याद है कि कब खरीदा गया था तो उस समय के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के उसका डुप्लीकेट कॉपी आप आवेदन करें, उसकी कॉपी को निकालने का प्रयास करें। अगर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ तो डॉक्यूमेंट निकालना चाहिए, क्योंकि जब जमीन खरीदी गई 50-60 वर्ष पहले, तो या तो वो जमीन पर फिर कब्जा होगा आपका। अगर आपका कब्जा भी कायम है 50-60 साल से, उसको जोतते आप आ रहे हैं, कोई पेपर आपका नहीं है, तो खतियान में देखिए, और फिर जिस समय ट्रांसफर हुआ होगा रजिस्टर में, यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस, उस पेपर को निकालने का प्रयास करिए। अगर कुछ भी पेपर नहीं है तो, और पोजीशन है और आपने परचेज किया, कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको सबूत मिल जाएगा, उसको दिखाइए, जमीन आपकी हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा और उसके बाद ये जमीन आपकी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है वकील साहब कि जिसके पास कोई पेपर भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागजात नहीं है, उनका क्या होगा? क्या उनसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी? जमीन उनके कब्जे में है, पेपर नहीं है। पेपर नहीं है, जमीन कब्जे में है। जी, अगर होगी तो? अगर जमीन कब्जे में है तो अगल बगल वाले के पास कागज तो होगा ना। वो तो चौहद्दी में इनका नाम लिखा होगा, तो वो जो चौहद्दी में नाम लिखा होगा उससे नाम निकाल लेंगे अपना, उसके चौहद्दी से इनका कागज मिल जाएगा वहां जमीन का, इनका खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, खतियान नाम सब मिल जाएगा। आप इनका कागज नहीं, अगल बगल वाले कागज तो होगा, अगल बगल वाले के पास कागज। और इन्हीं सब समस्याओं को दूर करेंगे तो विशेष सर्वे हो रहा है 2024, जो सैटेलाइट से ही फोटोग्राफी हो रही है, और आपको
अमीन के द्वारा ईटीएस मशीन से भी की जा रही है और दोनों को कोलेट भी किया जाएगा, मिलान भी किया जाएगा। मिलान करने के बाद जो बनेगा, अब तो सर्वर पर ही सारा डाटा रहेगा। तो अब कहीं ऑफिस में कहीं आग लग जाए, पानी में डूब जाए, उससे किसी का कोई जमीन का रिकॉर्ड नहीं जाएगा। थोड़ा आप लोग सरकार की थोड़ा मदद करिए ताकि आपकी जमीन का जमाबंदी वहां बन जाए। चलिए, सरकार की थोड़ी सी मदद आप लोगों को करनी होगी। देखिए, अगला प्रश्न है वकील साहब कि क्या सभी जमीन का एक ही फॉर्म भरना होगा? नहीं, एक फॉर्म में एड ऑन करके दिया हुआ है, उसमें से एक आप भर देंगे, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, मौजा जो भी आप भरेंगे, फिर लिखता है एड ऑन। एड ऑन जब आप ऐड करेंगे उसमें तो आपको लगेगा कुछ नहीं खुला, लेकिन आप नीचे जाएंगे तो उसी डाटा में फिर दोबारा आप भरेंगे। इस ढंग से अपना भरते चले जाइए। जब एड ऑन उसमें दिया हुआ है कॉलम, एड ऑन जैसे आप करेंगे अपना डाटा भरते चले जाइए। एक नहीं, एक ही फॉर्म में सारा आप भर दीजिए। चलिए, ये बड़ी बात है कि एक ही फॉर्म में तमाम डेटा जो है वो आपको भर देना है, तमाम डिटेल्स डाल देनी है। घोषणा पत्र फॉर्म 2 है, घोषणा पत्र का फॉर्म 2 है वहां पर, हिंदी में परपत्र 2 भी कहते हैं। परपत्र 2 कहते हैं। चलिए, अब अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, अगला सवाल है, कोई गांव में जमीन हो या खेत हो, 40-50 साल से कागज गुम हो गया है, किसी और ने कब्जा बनाकर कब्जा कर लिया है, उसका क्या होगा? कागज गुम हो गया, खतियान में तो नाम होगा उनके पूर्वज का। किसी ने कब्जा भी कर लिया है? कब्जा भी कर लिया, खतियान में कब्जा, खतियान कब्जा तो नहीं कर लेगा, खतियान तो इन्हीं का नाम होगा, इनके पूर्वज का। तो खतियान देंगे, वंशावली बना करके देंगे और वंशावली बना के बाद में पोजीशन की लड़ाई लड़ेंगे, हो जाए कब्जा सरकार करा के देगी उनको, कोर्ट में केस लड़ेंगे, कोर्ट आदेश करेगी विक्सन का उनको। कोर्ट में केस करना होगा और उसके बाद कोर्ट आदेश करेगी और उसके बाद आपको आपकी जमीन कोई गैर कानूनी रूप से कोई जमीन कब्जा किए हुए हैं, ऐसे इनको 50-60 से तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, इतनी जमीन के तंद नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर, उसमें भी कोई बात नहीं है। अभी तो सरकार ने कहा कितना दिनों से भी कब्जा है, अगर आपका उसमें मालिकाना हक नहीं है तो आप अतिक्रमणकारी ही माने जाएंगे। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि किसी ने जमीन खरीदा हो और दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, तो ऐसे में क्या करना होगा कि दाखिल खारिज हो जाए? जाइएगा सर्किल ऑफिस में जाकर के दाखिल खारिज के लिए अपना आवेदन दीजिएगा। दाखिल खारिज जब से नहीं हुआ हो, जब से आपने खरीदी है, आपके मालिकाना हक में आया है, तब से बना दी जाएगी। थोड़ा उसमें दंड की राशि, विलंब की राशि होगी, वो भी जमा करना होगा, लेकिन उसके कारण कोई आपके अधिकार में कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। उसके कारण आपके अधिकार में कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। देखिए, अगला प्रश्न है, ऐसी जमीन जिनका केवाला है, भाई ने छुपा लिया है, वो आदमी कैसे पेपर भरेगा? देखिए, यहाँ पर भी जमीन को लेकर भाई में विवाद हो रहा है। भाई ने छुपा लिया, रजिस्ट्री ऑफिस तो नहीं छुपाएगा ना जी, वो जाके वहां से नकल निकाल लीजिए ना। हाँ। भाई ने जमाबंदी कराई हो, कुछ तो कराई होगी, वहां से नंबर पेपर दीजिए, जाके रजिस्ट्री ऑफिस पेपर निकाल लीजिए, निकाल के अपना पेपर आप जमा कर दीजिए, घोषणा आप कर दीजिए कि जमीन मेरी है, तो घोषणा तो मिलाएगी सर्किल ऑफिस। आप घोषणा करिए, वंशावली बना कर दीजिए। भाई छिपा, भाई कोई तो ऐसा थोड़े कि भाई जमीन सारी गवर्नमेंट की होती है, आप केवल रैयत हैं, तो भाई के करने से भाई सरकार नहीं है, भाई सरकार नहीं है। क्या कुछ उपाय करना है? वकील साहब ने आपको बताया है। देखिए, अगला सवाल है कि खतियान है पर जमाबंदी नहीं है, रसीद भी नहीं है, वोटर लिस्ट भी गांव की नहीं है, तो क्या करेंगे? खतियान है, उनके पोजीशन में अगर जमीन है तो जाकर रसीद कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वोटर आईडी भी नहीं है? वोटर आईडी कोई लेना देना उससे नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कोई आज का आधार कार्ड है, उससे भी चलेगा, उससे भी चलेगा। जैसा उनके पूर्वज का तो वोटर आईडी होगा भी। वोटर आईडी कब की चीज है, ईपिक कब से आई है? तो ईपिक और आधार कार्ड तो आज, लेकिन जब लोग भरेंगे ओटीपी वाले जो हमने के बताया था, उसमें अपना आधार नंबर भरेंगे, उसमें आधार नंबर भरना होगा। चलिए, एक और प्रश्न है वकील साहब की, जो नंबर, मोबाइल नंबर, कोई मेल आईडी है तो मेल आईडी भी भरिए, मेल आईडी भी आपको डालना होगा वहां पर। जो आउट ऑफ कंट्री है वो फॉर्म कैसे फाइल करेंगे? डॉक्यूमेंट्स का भी पता नहीं है, प्लीज बताइए। मैंने उस दिन बता दिया था आपको कि जो मैंने अभी वेबसाइट का मैंने अभी बताया है कि DLRS.bihar.gov.in के साइट को खोलें। उस साइट पर जाएंगे तो आपको अपने मंत्री और वहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका फोटो मिलेगा, और उस नीचे और कुछ का प्रचार, और नीचे जाएंगे तो उसमें एक बॉक्स, जो क्या कहते हैं उसको, एक बटन बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें लिखा हुआ होगा विशेष सर्वेक्षण 2024। आप जाकर उसको दबाएंगे, उसके अंदर फिर कई एक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर लिखा होगा कि कहाँ आपको भरना है, उसको आप दबाएंगे, आपको फॉर्म 2 फॉर्म 3 सब उसमें से डाउनलोड हो जाएगा,
उसमें आप जाए पहले उस वजह से खोलेंगे तो आपको अपना जिला भरना पड़ेगा, जिला जाने के बाद अपना ब्लॉक भरिएगा, उसके बाद आपका मौजे नंबर अगर नहीं पता है तो गांव में किसी को फोन करके, क्योंकि पूरे गांव में 1-2 मौजे, जो मैंने मौजे कहते हैं जिसको राजस्व गांव कहते हैं, आपके गांव का नाम नहीं होगा, राजस्व नाम होगा। अच्छा, जैसे आप खोलेंगे तो उसमें आपके राजस्व कर्मचारी का नाम, अमीन का नाम, कानून गो का नाम, सिविल कर्मचारी के नाम सब उस पर मिल जाएगा और सबका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप वहां से फोन करके पूछ ले सकते हैं उससे कि भाई हमारा बता दो कौन सा मौजे है, मौजे भी बता देगा। फिर आप डालिएगा, वो डिटेल्स अपने आप मिल जाएगा और जब काफी सुविधाएं हैं, फिर उसमें वो कॉल सेंटर भी बना बना कह रहे एक भी कागजात नहीं है, पेपर नहीं है और मेरे अब जिला पास। का नाम पता है ना जी। अपना घर पता है ना, वंश के पूर्वजों का नाम पता है ना, तो जो तो ना पता हो तो मिल जाएगा बहुत कुछ उनको, बनस्पत उनका उतना पता हो तो सब पता लग जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मेरे पास पुराना खतियान 1916 का है। खतियान मेरे दादाजी के नाम से है। 1980 में जब सर्वे हुआ था तो किसी दूसरे के नाम से चला गया, आज तक नहीं मिला है, क्या होगा? 1980 में जो खतियान में सर्वे हुआ था, अगर दूसरे नाम से गया बिना किसी कई 1980-81 वाले में सर्वे में कई एक बार मैंने उस बार भी कहा था कि जो लोग गांव में खड़ा था उल्टा पुल्टा जहां तहां लिखवा दिया है, जिसको रिविजनल सर्वे कहते हैं, उसको जो जो खतियान उनके पास है वो कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान है। उसमें बेवजह अगर चला गया किसी कारण पर तो चैलेंज करने की चीज है, वो चैलेंज करेंगे, हो जाएगा। जमाबंदी भी उसने अपने नाम से कटवा लिया तो सब कोर्ट से चैलेंज करेंगे, हो जाएगा उन्हीं का। और उसने गैर कानूनी तरीके सर्वे कोई डिटर्मिनेटिव फैक्टर नहीं है कि जमीन उसका हो गया। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए एक और प्रश्न है कि खतियान 1914 का है, भूमि का स्वरूप जो है वो मकान में सेहन है। देखिए ये भी लिखा हुआ है किसी के नाम से जमाबंदी नहीं है, कोई हुक्मनामा नहीं है। पूरी 40 डिसमिल जमीन का कुछ अंश 1945 में 2 अलग अलग रजिस्ट्री से आपस में खरीदा गया था, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है। 1945 में, इसका मतलब 1/1/1946 से पहले का है जी। तो पहले कहा रजिस्ट्री का कागज आपके पास है, जमाबंदी नहीं, जमाबंदी क्रिएट हो जाएगा आपका, पीछे से पेनाल्टी लगेगी, लगान का पैसा दीजिएगा, हो जाएगा। मैंने कहा 1/1/1946 से पहले जो भी हुक्मनामा नहीं तो रजिस्ट्री उनके पास है ना, तो रजिस्ट्री है तो हो जाएगा। मैंने तीनों ऑप्शन कहा था, रजिस्ट्री है तो हो जाएगा। जी। चलिए रजिस्ट्री है तो आपका काम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है वकील साहब कि बेलगान जमीन की रसीद कैसे कटेगी? बेलगान जमीन खास महल जमीन को कहते हैं या गैर मजरूआ आम जमीन को कहते हैं, उनका लगान नहीं कटता है। अच्छा। तो गैर मजरूआ खास जमीन अगर होगा तो ये खास महल की जमीन होगी तो उसमें लगान नहीं कटती है, लेकिन सर्वे उनका भी होता है। तो उस केस में क्या होता है, वो लगान नहीं कटेगी लेकिन उनका लीज कुछ होगा, लीज पट्टा कुछ बना हुआ होगा, लीज पट्टा से मालिकाना उनका होगा बना हुआ उसके ऊपर, या बना होगा कंटिन्यू कर रहा होगा उसके ऊपर, या गैर मजरूआ आम जमीन होगा जो जमीन सही माने में जमीन लगान उसी की नहीं कटती है जो सरकार की जमीन होती है, या सरकार जो जमीन को लीज करता है उसी की लगान नहीं कटती है। लगान नहीं कटती है इसका मतलब जमीन उनकी नहीं होनी चाहिए। अगर लगान अगर कटती ही नहीं है उस जमीन की, रहती भी नहीं है उसके ऊपर, तो ऐसी हालत में देखना पड़ेगा कि जमीन उनका है कि रोड की जमीन है कि नदी की जमीन है कि उनकी जमीन है या फिर सरकार की जमीन है। जी देखना तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वेरीफाई करना पड़ेगा, जाकर सत्यापित करावेंगे जमीन लगान क्यों नहीं कट रही है। लगान कहीं अगर दूसरे किसी कारण से नहीं कट रही लगान कट जाएगी, लेकिन लगान इस कारण से नहीं कट रही है गैर मजरूआ आम जमीन है या खास महल की जमीन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। अलग ट्रीटमेंट मतलब खास महल जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लीज है तो लीज रिन्यूअल होगा उनके, अगर उन वंश के लोग हैं तो। लेकिन अगर जमीन गैर मजरूआ आम है और किसी को देने लायक जमीन नहीं है तो यानी कि सरकार की जमीन और जमीन पर काबिज है, प्रतिक्रमणकारी होगा, फिर अपना प्रूव करेंगे, जो उसको कहते हैं रिवर्स पोजीशन को प्रतिकूल अधिकार कहा जाता है। तो प्रतिकूल आधार को कहीं न कहीं से प्रूव करना पड़ता है, कितने दिनों से आए हैं, कितने दिनों से पक्का मकान बना हुआ है, इन चीजों को प्रूव करेंगे, देख करके कोर्ट आपको निर्णय देगी। बहुत हद तक बहुत दिनों से काबिज है तो कोर्ट प्राय प्रोटेक्ट करती है ऐसे केस में। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और जो जो सवाल आपको परेशान कर रहे हैं उन सवालों के जवाब भी वकील साहब ने बखूबी दे दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।